हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समय के विस्तार का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। समय विस्तार अर्थ बताइए तथा उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समय विस्तार के प्रायोगिक सत्यापन के लिए प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पेपर में जो मैं आंसर बताने वाला हूँ उसी आंसर को आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेरिवेशन है, इसको आप अपने भाषा में लिखिए। केवल समझ लीजिए, फिर उसके बाद बाकी बाकी तो आपको अपने भाषा में ही लिखना है। तो यहाँ पर माना एस के सापेक्ष एस के सापेक्ष फ्रेम एस डैश वेग भी से एक्स अक्ष की अनुदिश गति कर रही है। तो अब यहाँ पर चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम है एस डैश। तो यहाँ पर जो एस के सापेक्ष एस डैश जो फ्रेम है वो गति कर रहा है। ये वाला जो गति कर रहा है उसका वेग भी हो गया। जो वेग भी से हमारा जो एस डैश फ्रेम गति कर रहा है। अब फ्रेम एस डैश में एक घड़ी विरामा अवस्था में रखी हुई है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एस डैश फ्रेम है इसमें एक घड़ी रखी हुई है जो कि एक विरामावस्था में है। तो जिससे इस फ्रेम में निश्चित बिंदु एक्स डैश पर होने वाली घटना की समयांतर नापा जाता है। तो हम घड़ी के माध्यम से यहाँ पर एक निश्चित बिंदु होती है एक्स डैश पर हम घटना का समयांतर नापा जा सकता है। माना कि घटना आरंभ होने का समय टी1 डैश व समाप्त होने का समय है टी2 डैश। अब समयांतर नापना है तो हम अधिक समय में कम समय को घटा देंगे तो दोनों के बीच का अंतर हमें पता चल जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेल टी डैश बराबर टी2 डैश माइनस टी1 डैश सिंपली हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया हमारा आरंभ होने का तथा ये हो गया हमारा समाप्त होने का। तो समाप्त में आरंभ को घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो हमारा समयांतर होता है वो हम प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर चूंकि घड़ी इस फ्रेम एस डैश में विरामा अवस्था में है तो यहाँ पर जो हमारा घड़ी है वो एस डैश में विरामा अवस्था में रखी हुई है। तो अतः यह समय वास्तविक समयानुसार होगा। मतलब जो इसमें घड़ी है वो हमारा जो समय हमने निकाला है वो सेम समय होगा इसमें भी। तो हम इसमें t0 हम इसको इसमें का समय मानते हैं और उस समय को भी हम सिंपली वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। विरामावस्था में होने के कारण इसका भी जो समयांतर है वो एकदम सेम होगा। अब यदि निर्देश फ्रेम एस में स्थित घड़ी द्वारा घटना के प्रारंभ व अंत होने का समय टी1 व टी2 नापा जाए तो एस में प्रेक्षक समयांतर। तो अब हमारा जो है वो घड़ी एस फ्रेम के लिए घटना का प्रारंभ तथा अंत होने के लिए टी1 और टी2 है। तो सिंपल इसमें भी समयांतर हम निकालेंगे इसके लिए भी। तो वही समयांतर आएगा टी2 माइनस टी1 जो हमारा एस फ्रेम के लिए हो जाएगा टी, और ये हमारा हो जाएगा एस डैश फ्रेम के लिए टी0, और एस फ्रेम के लिए हमारा समयांतर हो जाएगा टी। अब आते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है लॉरेंज रूपांतर समीकरण। ये वाला लॉरेंज रूपांतर समीकरण हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, आप इसको पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब ये वाला फॉर्मूला आप सबसे पहले इसको याद कर लीजिए। इसको आपको याद नहीं करेंगे तो आपको बनेगा नहीं, याद तो करना बहुत ही जरूरी है। हम यहाँ पर टी1 इक्वल टू 1/√1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी1 डैश प्लस भी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया हमारे टी1 की वैल्यू। सिंपल तरीके से हम इसमें भी टी2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी2 बराबर 1/√, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बस टी1 की जगह टी2 हो जा रहा है, बाकी सब सेम है। तो अब यहाँ पर हमको समयांतर निकालना है। तो T2 में T1 को हम घटा देंगे तो हमारा समयांतर निकल जाएगा। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, केवल T2 में से T1 को घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हम इसको घटाएंगे तो ये वाला और ये वाला सेम है तो ये दोनों कट जाएगा और बाकी ये तो कॉमन है। अब बचेगा T2 माइनस T1। तो सिंपली वो T2 माइनस T1 यहाँ पर हमारा T2 डैश माइनस T1 डैश सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण हमने 1 और 2 निकाला था जो था हमारा T0 इक्वल टू हमारा जो एच डैश फ्रेम के लिए था T0 बराबर, ये हमने समीकरण नंबर 1 निकाला है और ये वाला हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया था। तो अब इसी इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है, सिंपली अब यहाँ पर t बराबर T0/√1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है T2 डैश माइनस T1 डैश बराबर हम इसमें T0 की वैल्यू को रख देंगे और T2
माइनस T1 की वैल्यू हमारे पास है T, और T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू हो जाती है T0। तो वही दोनों को हमको यहाँ पुट करेंगे तो T इक्वल टू T0 अपॉन रूट 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप जान रहे हैं कि माइनस है, इसमें 1 से वो कोई भी चीज़ घटाएंगे तो 1 से हमेशा छोटा ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 से 2 अगर आ गए, यहाँ पर तो 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि हमारा 1 से छोटा ही है। और अगर यहाँ पर 0.1 भी रख देंगे तो भी 1 से वो छोटा ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी करें तो यहाँ पर एक से मान उसका छोटा ही होगा, जो अतः हम इसको हमारा t का मान ग्रेटर देन T0 होगा। तो इस प्रकार फ्रेम S में घटना का प्रेक्षित समयांतर S डैश में नापे गए समयांतर से अधिक है। अब यहाँ पर S में घटना का प्रेक्षित समयांतर, जो हमने फ्रेम S के लिए जो समयांतर निकाला था वो S डैश में नापे गए समयांतर से अधिक है। जो S के लिए हमने समयांतर निकाला था वो S डैश में नापे गए समयांतर से इसका मान अधिक है। तो अर्थात फ्रेम S के प्रेक्षक को घड़ी जो फ्रेम S के सापेक्ष गतिशील है सुस्त प्रतीत होती है। इस प्रभाव को समय का विस्तार कहते हैं। तो यहाँ बस अधिक समयांतर होने के कारण जो फ्रेम S है उससे जो हमारी सुस्त प्रतीत होती है, सापेक्षिक गति जो हमारी घड़ी की जो गति है वो सुस्त प्रतीत होती है S को, क्योंकि उसका समयांतर अधिक है। इस प्रकार से इसी को हम समय का विस्तार समीकरण कहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो तो उसके भी कमेंट बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।